गोंडा पोस्ट का ये एक विशेष साक्षात्कार वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे वैभव सिंह मोनू के साथ। वैभव सिंह युवा भाजपा नेता हैं। कटरा बाजार विधानसभा में आपका राजनीतिक वजूद है। एक राजनीतिक घराने से बिलोंग करते हैं। आपके दादा 2 बार के विधायक रहे, आपके 3 बार के विधायक रहे। आपके पिताजी वरिष्ठतम विधायकों में उत्तर प्रदेश सदन में गिने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्म्स। कितनी बार आपके पिताजी विधायक रहे? 5 बार। श्री बावन सिंह जी 5 बार के अभी विधायक 5वीं बार हैं इस बार। ये उनका 5वां टर्म चल रहा है। और वैभव की धर्मपत्नी हल्दरमऊ ब्लॉक, जो कि गोंडा से लखनऊ जाते हुए आपको रास्ते में पड़ेगा, उसकी ब्लॉक प्रमुख भी हैं। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैभव जी, शुरुआत करते हैं बड़े ही ज्वलंत मुद्दों पर, जो अभी तुरंत के मुद्दे हैं। अंबेडकर जी का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, कि उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया जी। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उन्होंने अंबेडकर जी का कितना सम्मान किया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो उनका कोई भी इंटेंशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को बदनाम करने का ना था, ना हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई भी सदस्य संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, अगर उनके लिए हम अपना पूरा जीवन, आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की अंतिम पायदान पे बैठे हुए आखिरी इंसान को भी आगे लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी की ही नीतियों और सिद्धांतों का नतीजा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रयास कर रही है कि उनकी रीत नीति पे चलते हुए अगड़ों ही नहीं बल्कि पिछड़ों को, वंचितों का, खास करके दलितों को ऊपर लाने का काम किया जाए। आप माननीय मोदी जी के कार्यों से भी देख सकते हैं कि तमाम सारे कार्य, अभी आप देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति पहली बार कोई आदिवासी महिला हुई, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बाबा साहब की ही एक झलक देखने को मिलती है कि जो जिस वर्ग विशेष के लिए आज तक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या अन्य तमाम सारी पार्टियां, जिन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा, ऐसे एक वर्ग विशेष से बिलोंग करने वाली महिला को उन्होंने देश का महामहिम राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये लोग तो इनका वजूद ही नहीं है कि वो हम सब पे कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन उठा सके। और जहाँ तक रही बात अमित शाह जी की, तो उनके वक्तव्य को, उनके भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, एडिट करके पेश किया गया। अगर उनकी पूरी बात सुनेंगे तो आपको उसका सार समझ में आ जाएगा कि कहीं से भी उनका आशय भीमराव अंबेडकर जी के चरित्र पे या उनके कार्यों पे या उनकी छवि पे कोई भी दाग लगाने का नहीं था। आपने अभी बात करी जातियों की, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जातियों में भेदभाव नहीं करती है, लेकिन विपक्ष जातिगत राजनीति कर रहा है। विपक्ष सिर्फ जातिगत राजनीति के तहत ही इस मुद्दे को उठा रहा है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात को मुंह से कहने के लिए तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अंबेडकर का पेटेंट उन्होंने करा लिया है, लेकिन बाबा साहब का पेटेंट किसी के पास नहीं। हर भारतीय का अधिकार समान उन पे उतना ही है जितना किसी एक पार्टी विशेष का मुखिया का हो, चाहे वो किसी भी दल से, क्या वो कांग्रेस हो, क्या वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य तमाम सारी पार्टियां। तो बाबा साहब एक महापुरुष थे, इस देश के बहुत ही बड़े लीडर थे, बहुत ही वैचारिक, उनका हमारे देश के संविधान को बनाने में सबसे प्रमुख अहम रोल उनका था। तो उन पे हम सबका समान अधिकार है। जितने वो किसी और दल के हैं उतने ही वो हमारे भी हैं, और जो किसी दल से नहीं भी जुड़ा हुआ है उसके भी वो उतने ही हैं। और उनका प्रयास हमेशा से था कि जो भी अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, समाज का सबसे गरीब तबके का, सबसे पिछड़े हुए तबके का, दलित और वंचित, उस सबका उत्थान, और वही भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और हम किसी भी जाति विशेष की राजनीति में यकीन नहीं करते हैं। जाति विशेष की राजनीति ये छोटे छोटे जो राजनीतिक दल प्रदेश में हैं या फिर कांग्रेस करती होगी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती। एक आरोप जो है भाजपाई कांग्रेसियों पर लगाते हैं, खासकर अंबेडकर इस कंट्रोवर्सी का जब नाम आता है
तो वो कहते हैं कि अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस थी, उनको हराने वाली कांग्रेस जी। पार्टी थी। जी। तो अगर 1% भी सम्मान होता तो जी। अंबेडकर साहब के सामने शायद वो कैंडिडेट ही ना खड़ा। कैंडिडेट ना खड़ा करते, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि पहले उनको खुद के गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि वो किस मुँह से बाबा साहब के नाम की बात कर रहे हैं। मैं अगर करेक्ट हूँ, तो मुझे लगता है 1990 के आसपास आके उनको भारत रत्न दिया गया। जिन्होंने देश का संविधान रचा, उनको देश की आज़ादी के 40-50 साल के बाद भारत रत्न दिया जा रहा है और ये सबसे पहले नेहरू जी ने खुद को ही भारत रत्न दे लिया, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, फिर यही चीज़ राजीव गांधी जी के समय पे हुई, उन्होंने ही खुद को भारत रत्न दे दिया और जो इस भारत की महान विभूति हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको करीब 40-50 साल के बाद, वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम पे भारत रत्न दिया गया। तो कांग्रेस तो उनको शर्म आनी चाहिए बाबा साहब के नाम लेने में भी। मेरे हिसाब से वो इसके पात्र ही नहीं है कि वो इस मुद्दे पे कोई भी राजनीति करें। लेकिन मोनू अगर देखें जैसे कि पीडीए की जो राजनीति की गई समाजवादी पार्टी के जी। द्वारा, उस पीडीए की राजनीति में उनको सफलता भी मिली, जी। उनकी सीट और उनके मतों में भी इंक्रीज हुआ। इस पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई पीडीए की राजनीति का उनको कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने भ्रमित करके, दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी के और एक एजेंडे के तहत लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में यहाँ के खास करके हिंदू मतदाताओं को भ्रमित करने का कार्य किया कि संविधान बदल जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे दुष्प्रचार उन्होंने किए। तो आप ही के पार्टी जी, के जी। नेता ने कहा था संविधान बदलने को। नहीं, 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 वो हमारे किसी पार्टी के नेता ने नहीं कहा था और किसी ने अगर एक आध व्यक्ति ने ऐसा कहा भी हो तो वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट मैं मानता हूँ। ये पार्टी लाइन से हट के उन्होंने बात कही होगी। बाकी इसका खंडन शुरू से माननीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सिरे से इसका खंडन किया था और सिर्फ उन्होंने ये भ्रामक जो भी चर्चाएं समाज में फैलाई, उसका उन्हें अनायास ही लाभ मिल गया था। लेकिन आप अभी देखें, अभी रिसेंटली जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों में से 7 पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए हैं। तो ये पीडीए उनका जो थोड़ी देर के लिए एक प्रोपेगेंडा उन्होंने क्रिएट किया था, उसकी हवा अब निकल चुकी है। आपके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विपक्षी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, वो भाजपा पे आरोप लगाती है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं और इसी धर्म की राजनीति के तहत पुराने धार्मिक मुद्दों को उघाड़ा जा रहा है। जैसे कि संभल में अभी मंदिर मिला, तो उनका आरोप है कि ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातों को बढ़ाया इसीलिए दिया जाता है ताकि धार्मिक राजनीति हिंदू मुस्लिम को बांट सके। पहली बात तो मुझे हंसी आती है कि वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। तो अगर अपने धर्म के बारे में बात करने को वो राजनीति कहते हैं तो मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा। रही बात अगर आप संभल की बात करते हैं तो वहाँ पे खुदाई में मंदिर ही मिला ना, मंदिर की जगह वहाँ मस्जिद के अवशेष या ऐसा कुछ मिल गया हो। तो जो चीज़ सही है, अगर उस खुदाई में वो चीज़ मिलती है कि हमको लगता है कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने या कई 100 वर्षों पहले का कोई मंदिर या उसके अवशेष हैं, उसको तहस-नहस करके उसकी जगह कोई ऐसा मस्जिद या कुछ भी ऐसा निर्माण कर लिया गया हो, तो अगर उस पे खुदाई हो रही है तो उनको इतना पीड़ा क्यों होती है? अगर यही समस्या, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता की या कांग्रेस के नेता की या तथाकथित ये जो सेकुलर नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तमाम ऐसे लोगों की बात करता हूँ कि एक कश्मीरी पंडित महिला, वृद्ध महिला का एक वीडियो मैं अभी कल देख रहा था। करीब 70 साल से ज़्यादा उम्र थी और वो पहले तो निर्वासित हुई कश्मीर से और अब वो जम्मू में अपना जीवन यापन कर रही थी, जैसे-तैसे एक दुकान चला रही थी। अब वहाँ पे भी सरकार बदलते ही उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की मिली-जुली सरकार, और उनको उनके ही घर से और उनकी दुकान से बाहर उठा के फेंक दिया गया। एक पत्रकार आप ही के तरह एक उनका इंटरव्यू ले रहे थे और वो चीखें मार-मार के रो रही थी और वो वीडियो देख के इतना पीड़ा हुई मुझे कि अब हम यहाँ से बैठ के क्या कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने अपने लोगों से कहा कि इस वीडियो की सच्चाई आप निकालिए और देखिए कि इस पे
क्या प्रतिक्रिया तमाम राजनीतिक दलों की आ रही है, तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको किसी अन्य राजनीतिक दल ने संज्ञान में भी लिया है। तो जहाँ हिंदुओं की बात आती है, वहाँ पे इन लोगों के पेट में दर्द क्यों नहीं होता है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को अगर ये सर्वधर्म समभाव से जोड़ने की बात करते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो इसको मैं सिरे से नकारता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके के तुष्टीकरण में यकीन नहीं करती है। और अगर हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हम अन्य किसी धर्म के बारे में दुष्प्रचार भी नहीं करते हैं। वो अपना काम करें, अगर शांति व्यवस्था बना के और अपने काम से काम रखते हुए वो काम करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। जैसे अभी कई मस्जिदों पर न्यायालयों में वाद दायर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इंटरवेंशन जी। किया, तो उसको भी विपक्ष ये कहता है कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जी। जो इतिहास में दब चुका है। अगर मान लीजिए मंदिर की जगह मस्जिद बनाया गया तो जी। उसको एज इट इज रहने दीजिए, बेवजह इन अकारण मुद्दों को ना उठाया जाए। नहीं, अकारण मुद्दे नहीं हैं और क्यों ना उखाड़ा जाए। हमारे मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया और आज हिंदुस्तान में अगर मंदिर सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाके हम अपना अधिकार मांगेंगे? तो आज अगर समय है तो उस चीज़ को मैं पूरी तरीके से सही मानता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये समाजवादियों के, कांग्रेसियों के पेट में दर्द सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग विशेष को लेकर क्यों होता है, ये मेरा सवाल है उनसे। विपक्ष आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों में विकास को दबा दिया जाता है। महंगाई बहुत हो गई है, जीएसटी के रूप में विभिन्न रूपों से टैक्स वसूला जा रहा है। इस पर क्या आप जवाब देंगे? नहीं, तो कहाँ पे आप बताइए, मुझे एक उदाहरण ऐसा दे दीजिए कि धार्मिक मुद्दों को उकेर के विकास के मुद्दों के पीछे छोड़ दिया गया है। 2024 का चुनाव पूरा का पूरा सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ा गया। अगर उसको मुद्दा बनाना होता तो मोदी जी जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करते, उसको रोक के रखते, 4 महीने बाद बिल्कुल ऐन चुनाव के टाइम पे उसका उद्घाटन करते। तो ये विपक्ष है, उनको कुछ ना कुछ अनलगल अनाप शनाप बातें करनी रहती हैं, ज़बरदस्ती के मुद्दे उन लोगों को उठाने रहते हैं। मेरे हिसाब से ये कोई भी मुद्दा नहीं है। विकास अपनी जगह है, विकास सबसे महत्वपूर्ण है। देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, तभी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास होगा। तो जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लेके चलती आ रही है अंत्योदय का, उसको हम आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है घरौनी बांटने जी, का, घरौनी, जिसमें स्वामित्व दिया जाएगा, आपे ऐसे जमीनों का आपको मालिक बनाया जाएगा। जी। ये कितना विशेष देख रहे हैं, ये कितना खास है उन किसानों के लिए जो जमीन के कब्जेदार तो थे जी। लेकिन हकदार नहीं थे वो जमीन। जी, ये इसकी विशेषता आप इसी बात से, मेरा तो ऐसा मानना है कि इससे पहली बात तो आए दिन ये जो फौजदारी छोटे-छोटे गाँव में खास करके आपने देखा होगा, आप भी चूँकि गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, छोटी-छोटी 1-1 इंच ज़मीन के लिए भी आए दिन मारपीट लोगों के बीच में हो जाती थी और वो 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 1 फीट 2 फीट के लिए विवाद होते रहते थे। तो उन विवादों से छुटकारा मिल जाएगा आम जनता को। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये पोज़ीशन उन लोगों को दिया जा रहा है कि उनके पास कब्ज़ा तो था, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं विवादित रह जाता था। तो ये इस मूवमेंट से कल जो जिन लोगों को सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएगा कि ये ज़मीन उन्हीं की है, इस पे किसी और का अधिकार नहीं है और वो बात ख़त्म हो जाएगी। तो तमाम सारे, मुझे लगता है हज़ारों लाखों ऐसे अनसुलझे हुए मुद्दे ज़मीन के एक ही बार में सुलझ जाएँगे और इससे फौजदारी के मुकदमे भी घटेंगे, लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे नहीं, तो इससे बहुत सहूलियत हो जाएगी जनता को। आप जो है मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकातें होती जी, हैं, जी। आपके पिताजी की कई बार मुलाकातें जी। होती हैं। लोग कई बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 अलग धड़े हैं, मुख्यमंत्री का अलग धड़ा है, प्रधानमंत्री का अलग धड़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब मुख्यमंत्री से कई बार आपकी कहने बातचीत को होती तो है। लोग कुछ भी कह जी। सकते हैं, लेकिन जितना हमने देखा और जाना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सम्मान करते हैं और उनको अपने गार्जियन के रूप में देखते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आरोप तो कोई कुछ भी किसी के ऊपर भी लगा सकता है, तो ये निराधार है आरोप, इनमें कोई दम नहीं है। अभी मैंने प्रेमनारायण पांडे जी का इंटरव्यू लिया था और मैंने उनसे पूछा था कि जब मुख्यमंत्री जी से उनकी वार्ता होती है तो देवी पाटन मंडल के बारे में और गोंडा के बारे में खासकर उनकी क्या राय रहती है। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो देवी पाटन पूरे मंडल को अपना घर समझते हैं जी। और जब भी किसी भी जनप्रतिनिधि से चर्चा करते हैं तो अपने परिवार की तरह चर्चा करते हैं। वो पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं
कि फलाने का क्या हाल है, उसका जी। क्या हाल है। जी आपके अनुभव में जब मुख्यमंत्री जी से जी। चर्चा होती है, जी किस तरह का उनको व्यवहार रहता है? मुझसे भी मैं भी पापा के साथ ही जब भी मिला हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक आध बार मेरी अलग से उनसे मुलाकात हुई होगी, तो पूरे गोंडा जिले पे चर्चा होती है, विकास कार्यों के बारे में बात होती है, कानून व्यवस्था के बारे में बात होती है, प्लस राजनीतिक टिप्स भी आदरणीय महाराज जी से मिलते हैं हमको, और उसको इम्प्लीमेंट करके हमको काफ़ी फायदा भी दिखता है। और उनका यही सुझाव रहता है कि डायरेक्ट जनता से ज़्यादा जितना जुड़ाव रखेंगे उतने ही मजबूत आप अपनी राजनीति में बने रहेंगे। और ऐसा मेरे बाबा भी करते आए, पिताजी भी करते हैं, वही करने का प्रयास मैं भी करता रहता हूँ और उसका फर्क भी दिखता है। अभी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया था मुख्यमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जेदारों को जी छोड़ा नहीं जी जाएगा। बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि ऐसे अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है? अभी क्या स्टेटस है ऐसे लोगों नहीं ऐसा कोई विशेष मुद्दा तो यहाँ पर नहीं, बाकी कहीं ना कहीं हम लोगों के पास तो डेली तमाम ही तहसील और थाने से ऐसे प्रकरण आते रहते हैं, जिसका उचित निवारण करने का प्रयास तुरंत किया जाता है। और ऐसा कोई बहुत विशेष मुद्दा हम लोगों के संज्ञान में नहीं आता, और जो भी रहता है उसको तहसील के द्वारा, एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा, या अगर वो पुलिस के द्वारा निपटाया जा सकता है तो थाने स्तर पे, चौकी के स्तर पे तो उसका निवारण किया जाता है। मैंने आपके साथ एक लाइव शो किया था जिसमें हमने विकास कार्यों की चर्चा की थी जी कि कटरा विधानसभा के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में क्या क्या आप किन किस प्रकार की सड़क मार्गों का पुल वगैरह का नया जो विकास कार्य कराया जाएगा। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मोटा मोटा जितना मुझे समझ में आता है जी वैभव, सेट है, जी हो चुका है या जी होने वाला है या जी 100% होने वाला है, खत्म जी होने वाला है, समाप्त होने वाला है। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बृहद स्तर पर किया बहुत, जा हाँ, चुका है। वृहद स्तर पे हो रहा है और जी अभी भी लगातार जारी ही है। जो मजरे किन्हीं कारणों से अभी वंचित रह गए हैं, जी तो वो सेकंड फेज, थर्ड फेज में जी लगातार उन पे काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में एक भी मजरा उत्तर प्रदेश में बाकी नहीं रह जाएगा। मैं केवल गोंडा की या अपने विधानसभा की ही बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूँ कि वहाँ पे विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। एक अब मैं वही नेक्स्ट आ रहा था कि विकास के कार्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तो सॉलिड हो चुके हैं। जी। शिक्षा के बारे में किस तरह के विकास आप देखते हैं अपने क्षेत्र में खास तौर पे? शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले से काफ़ी सुधार हुए हैं। सबसे पहली एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि नकल की कोई लिमिट ही नहीं थी, वो नकल की पराकाष्ठा होती थी। तो बच्चे हाई स्कूल इंटर करके अच्छे मार्क्स तो सर्टिफिकेट पे आ जाते थे, लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं होती थी। और बिना नॉलेज के फिर जब वो कंपटीशन के एरा में आगे बढ़ते हैं और उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना होता है या कहीं जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देना होता है, तो जब बिना नॉलेज के आप कहीं पे भी सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ा सेटबैक मैं कहूँगा हमारे समाज के लिए उस टाइम पे था। लेकिन आज की डेट में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नकल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और जब नकल नहीं होगी तो बच्चे पढ़ाई करेंगे, और जब वो पढ़ाई करेंगे तो उसका उनको अपने करियर में बहुत विशेष लाभ होगा। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, बच्चों ने सड़कें आपने बना दी, चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी हो गई, गोंडा मेडिकल कॉलेज मेडिकल बन चुका कॉलेज है। आ रहा है जी। बहुत जल्दी ही। और शिक्षा की आपने बताई कि शिक्षा मजबूत हो चुकी है, नकल नहीं होती है अब जी पहले की तरह। अब बात आती है रोजगार की। जी क्या आपको लगता है कि भविष्य में लखनऊ से आपकी चूंकि सड़क बहुत अच्छी हो गई है, दूरी बहुत कम हो चुकी है, आपको लगता है कि भविष्य में रोजगार के और अवसर, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा इस क्षेत्र में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी आप हमारे पीछे ही मैजापुर शुगर मिल है, बलरामपुर चीनी मिल की यूनिट है, वहाँ के माध्यम से ही तमाम लोगों को रोज़गार मिलता है। और चूँकि कनेक्टिविटी लखनऊ से अच्छी होने की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि भविष्य में हमारा भी प्रयास है, माननीय विधायक जी का भी प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने कई बार बोली है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री एक आध सेटअप अगर हमारी विधानसभा में और उनके द्वारा करवा दिया जाए, तो यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और रोज़गार के यहाँ पे अच्छे अवसर मिल जाएंगे। तो उसके लिए तमाम प्रयास जारी हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश में ही मैं कह रहा हूँ कि पहले गुजरात, लुधियाना, पंजाब, मुंबई कहाँ-कहाँ लोगों को जाना पड़ता था। तो अगर वो अपने शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पे भी अगर उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि मानता हूँ मैं। सो
इस एपिसोड में हमने बहुत सारी चर्चाएं करी। वैभव सिंह मोनू से हमने पूछा, उत्तर प्रदेश की राजनीति के हालात पर चर्चा करी, अम्बेडकर जी के मुद्दे पर जो ज्वलंत मुद्दा है बात की जा रही है, और जो विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी के ऊपर कि वो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करी। और साथ ही हमने डिस्कस किया क्षेत्रीय विकास के बारे में और विकास के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए। आपकी क्या राय है, अगला कदम खासकर कटरा बाजार विधानसभा में क्या होना चाहिए? गोंडा के बारे में भी अगर आप कुछ राय रखते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से वो राय इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, या फिर आप विधायक बावन सिंह या फिर मोनू के लिए कोई संदेश छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपका संदेश, आपकी बात, आपके जनप्रतिनिधि, आपके जनसेवक तक हम सही समय पर पहुंचाएं और आपके विकास संबंधी कार्यों में एक भूमिका निभाए, छोटी सी भूमिका निभाए। देखते रहिए आप गोंडा पोस्ट। और वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा बहुत पोस्ट बहुत धन्यवाद। से जय बात श्री राम। करने के लिए। जय श्री राम।